नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी पार्ट 7 की, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए ही सवाल हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 क्वेश्चन का पार्ट 6 तक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसमें आपका है ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार, ध्यान रखना, अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो आगे चलकर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और उस समय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। हालांकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो टोटल 34 है। एक यानी कि 33 + 1 जो पहले हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 33 हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं। इसलिए टोटल 34 न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, वो भी पत्र लिखकर। किसे? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। 124(2) का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश, चाहे वह अन्य न्यायाधीश हो चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय की प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। ध्यान रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तीसरा, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124(7) के अनुसार रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाते हैं तो वह उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं, किसी अदर हाई कोर्ट्स में वकालत कर सकता है। कौन? वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124(7) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। अगला देखिए, चौथा है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन में है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मूल अधिकारिता का मतलब है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, दूसरा है एक और भारत सरकार और दूसरी तरफ किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, मतलब भारत सरकार प्लस कोई राज्य हो, दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्यों के बीच। तीसरा है दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
गोलकनाथ, ए के गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। याद रखना, अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 में केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए प्लस अनुच्छेद 132 को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। अगला देखिए, 7वां है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, समस्त न्यायालयों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। भारत में अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। अगला है 8वां, देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भारित है, भारत नहीं भारित होता है। तो यहाँ पर है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको बता दें पहला कथन को, अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारता को विस्तारित कर सकती है। यहाँ जो नहीं है यानी कि कर सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अधिकारी और सेवक संबंध से संबंधित है। इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, भारत की संचित निधि पर, जबकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर, यह उच्च न्यायालय का राज्य की संचित निधि पर होता है, भारत की संचित निधि पर सिर्फ उच्चतम न्यायालय का। तो इसलिए कथन 2 भी गलत है। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करे तो संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध से। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। 11वां क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकहितवादों मुकदमे या PIL की संकल्पना का उद्भव USA अमेरिका से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है, यहाँ पे यह होगा, यह विहित है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय के कानून 1966 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। अगला क्वेश्चन है 13वां है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 159 में ये तृतीय अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है राज्यपाल और ना राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, जबकि अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है। अगला देखिए 14वां देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है राज्य सरकार की कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। देखिए 356 अनुच्छेद 356(1) के अनुसार किसी राज्य की राज्यपाल द्वारा भेजी गई राज्य में उपबंधों, संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाए जा सकते की रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता तो है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल के सलाह के बिना करता है, इसलिए ये सही है, थर्ड भी सही है। अगला देखिए, चौथा है राज्य सरकार की कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। अनुच्छेद 166(3) में कहा गया है कि
कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार की कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। तो इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कथन ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 213। तो अनुच्छेद 213 एक के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल से स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह बाद, कितने 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 208 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया संबंधी कुछ नियम बनाने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इसमें भी कहा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के परामर्श करने के बाद दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे। अब अनुच्छेद 212 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना अनुच्छेद 212 से संबंधित है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। कूट है आपका 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, या सभी सही हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, तो यह कथन सही है। देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 217(1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा किया जाता है। ठीक, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। अगर किसी में विधान परिषद है तो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये कथन सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो इसलिए ये कथन सही है। आगे आपको बता दें कि जैसे कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है, तो यहाँ पर एक कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को कुछ मामलों में मृत्युदंड को छोड़कर में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान है। यह शक्ति इनको अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। तो इसलिए हमारा कथन 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला देखिए 17वां है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 167 में। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में। देखिए, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का गठन और समाप्ति दोनों का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभा की संरचना, और अनुच्छेद
168 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 168 में कहा गया है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। और अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्देशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बता दें अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है। तो इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला देखिए 19वां है, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 165 राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 166 में कहा गया कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 164। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 20वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको बता दें पहला कथन कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, तो इसलिए पहला कथन सही होगा। लेकिन उनकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर किया जाता है। तो मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो इसलिए कथन 2 गलत है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।